मुख्य सचिव सुधांश पंत एक्शन मोड में एक बार फिर से नजर आए। आज सुबह 10 बजे मुख्य सचिव सुधांश पंत विद्युत भवन पहुंचे, जहां उन्होंने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने IAS नथमल डिटेल को फटकार भी लगाई, चूंकि वो देर से दफ्तर आए थे। उन्होंने कहा कि स्कूल में भी टाइम से जाते थे या लेट से जाते थे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्य सचिव सुधांश पंत के औचक निरीक्षण की। लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं जब मुख्य सचिव सरकारी कार्यालयों में पहुंचते हैं, वहां पर जाकर ये सुनिश्चित करते हैं कि काम ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कर्मचारी अधिकारी सही समय पर दफ्तर पहुंच रहे हैं या नहीं, और अगर कोई देर से पहुंचता है या ठीक तरीके से अपना काम नहीं करता है, लापरवाही पाई जाती है, तो ऑन द स्पॉट फटकार भी लगाते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें एक बार फिर से दिखाई दे रही हैं। देर से दफ्तर आने पर IAS अधिकारी को मुख्य सचिव सुधांश पंत फटकार लगाते हुए नजर आए और ये पूछा भी कि क्या स्कूल वक्त पर जाया करते थे। तस्वीर निरीक्षण के दौरान की आप देख पा रहे हैं जब पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि सरकारी कार्यालयों में जो लापरवाही होती है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लोग दूर से पहुंचते हैं, जो अपने काम के लिए जाते हैं, उनका काम समय पर जरूर। तो वहीं प्रतापगढ़ में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मंगलवार को युवक अपने भाई बहन के साथ अनूपपुर गांव में शादी के लिए गया हुआ था। दोनों भाई बहन शादी से घर लौट रहे थे, लेकिन युवक को किसी का फोन आया, उसके बाद युवक का पता ही नहीं चला। सुबह जब गांव का एक व्यक्ति जंगल गया तो पेड़ पर युवक का शव लटका देखा। मौके पर पहुंची देवगढ़ थाना पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया। पुलिस ने फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मामले में परिजनों की ओर से निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। आज थाने पर टेलीफोन सूचना मिली कि गांव कर्माखेड़ा में अनिल पिता बद्रीलाल मीणा कोई पेड़ पर लटक गया है। उक्त सूचना मौके पहुंचा। मौके से उनके परिजनों की उपस्थिति में लाश को नीचे उतरा। पोस्टमार्टम करने हॉस्पिटल आया हूँ। परिजन से प्रार्थी पक्ष से रिपोर्ट ली गई है, जैसी कार्रवाई अमल रहेगी। तो वहीं कोटा के बूढ़ादी थाना क्षेत्र में क्रेन पर काम करते समय 4 मीटर की ऊंचाई से गिरने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गैंट्री क्रेन खोलते समय मशीन का प्रेशर डाउन हुआ, जिसके बाद युवक सिर के बल नीचे आ गिरा। मौके पर मौजूद स्टाफ के लोग उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर भागे। रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। युवक वीरेंद्र 23 साल का था। ब्यावर के झालिया फर्स्ट गांव का रहने वाला था, जहां पर हादसे में उसकी मौत हो गई। मशीन का कोई प्रेशर डाउन हुआ, इस वजह से कुछ। कौन सी जगह घटना है ये? अपना 8 लाइन बूढ़ादीप 8 क्या लाइन काम चल रहा था? रोड प्रोजेक्ट का चल रहा है 8 लाइन का। लगभग कितने साल के भैया वो जॉब करते हो? 2 साल करीबन हो गए कंप्लीट। कितने फुट की ऊंचाई से गिरा, कुछ मालूम पड़ा? पैदल 4-4.5 मीटर हाइट थी। 12-15 फुट। तो ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई फिर अस्पताल में मौत हो गई? नहीं, वहाँ से तुरंत ले लिया था। 1-2 सेकंड भी नहीं लगा, तुरंत यहाँ लेके आ गए। लेकिन यहाँ आते आते हॉस्पिटल आते आते हुआ। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सलमान खान के घर हुई फायरिंग के मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बड़ा पर्दाफाश किया। जानकारी के मुताबिक वारदात से कुछ घंटे पहले ही शूटर्स को पिस्तौल सप्लाई की गई। मुंबई पुलिस की एक टीम उस शख्स की तलाश में जुट गई है जिसने पिस्तौल को शूटर्स तक पहुंचाया था। ये रिपोर्ट देखिए। भाईजान के घर पर हुए हमले में बड़ा पर्दाफाश। दहशत फैलाना था शूटरों का मकसद। हमले से कुछ घंटे पहले शूटरों को किसने दी पिस्तौल? सलमान खान के घर पर हुए हमले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम हर रोज नया पर्दाफाश कर रही है। पकड़े गए शूटरों से पूछताछ में अब एक नया पर्दाफाश हुआ है। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक सलमान के घर पर हुआ हमला किसी की जान लेने के लिए नहीं बल्कि डराने के लिए किया गया था, और इस हमले की पटकथा किसी और ने नहीं बल्कि खुद लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने लिखी थी।
मुंबई क्राइम ब्रांच की तफ्तीश में ये भी बात सामने आई कि वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों शूटर लगातार अनमोल के संपर्क में थे। अनमोल बिश्नोई इंटरनेट कॉल के जरिए शूटरों को लगातार निर्देश दे रहा था। यहाँ तक कि अनमोल के इशारे पर ही शूटरों ने वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल को गुजरात के सूरत में एक नदी में ठिकाने लगाया था। वहीं दावा किया जा रहा है कि वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल शूटरों को फायरिंग से कुछ घंटे पहले ही सप्लाई की गई थी। मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम उस शख्स की तलाश में जगह जगह ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े इन दोनों शूटरों ने फायरिंग करने और वहां से फरार होने की प्लानिंग बड़ी बारीकी से की थी, लेकिन वारदात को अंजाम देने के बाद शूटरों ने कई छोटी गलतियां कर दी, जिनका पीछा करते हुए मुंबई पुलिस की टीम शूटरों के गिरेबान तक पहुंच गई। और रामनवमी पर बीजेपी ने बंगाल में हिंसा का दावा किया है, साथ ही वीडियो भी शेयर किया। बीजेपी ने दावा किया कि मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर हिंसा हुई। बीजेपी ने मुर्शिदाबाद में आगजनी तोड़फोड़ की भी बात कही है। रामनवमी पर मचा बवाल, बंगाल में हिंसा का दावा। क्या बंगाल में थी दंगे की साजिश? कहीं आगजनी तो कहीं बवाल, तो कहीं धमाके की आवाज। ये तस्वीरें बीजेपी की तरफ से शेयर की गई हैं। बीजेपी ने बंगाल में हिंसा का दावा किया है। कई जगह आगजनी तोड़फोड़ की बात कही जा रही है। बीजेपी की तरफ से जारी एक वीडियो में आग की लपटें उठती नजर आ रही हैं। फ्रेम में पुलिसकर्मी भी है। इसी बीच एक पुलिसकर्मी वीडियो बना रहे शख्स से उसका मोबाइल छीन लेता है। उन तस्वीरों को मुर्शिदाबाद का बताया जा रहा है। बीजेपी की माने तो मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर हिंसा हुई। बीजेपी ने मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में हिंदू श्रद्धालुओं को रामनवमी के दौरान निशाना बनाने का दावा किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में आरोप लगाते हुए लिखा कि मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में हिंदू श्रद्धालुओं को रामनवमी उत्सव के दौरान निशाना बनाया गया। बीजेपी ने इस मामले पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है और हिंसा के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी ने टीएमसी को घेरते हुए कहा कि रामनवमी पर हिंसा की साजिश पहले से ही थी। ममता बनर्जी पहले ही दंगे वाले बयान दे रही थी। आज इनके लोग रेजी नगर में जो किए बहुत ही शर्मनाक, और जिसमें सबसे बड़ा है कि वहाँ का जो पुलिस प्रशासन वो खुद एकदम टीएमसी का कैडर होके उतरा है, एकदम नग्न होके उतरा है और वहाँ पर जो श्रद्धालु थे उनको मारा है। जो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि अब उनका पोल खुल रहा है, वो उसका कैमरा तोड़ा है। ये सब पहले से प्लान था। अरे ये तो होना ही था। इन लोगों को मन बढ़ा दिया राज्य की मुख्यमंत्री। पिछले 4 दिन से लगातार वो यही बोलते आ रही है कि रामनवमी का दिन एक दंगा का दिन है। कुछ लोग दंगा करना चाहते हैं, भाजपा दंगा करना चाहते हैं, तो इसीलिए जो भी गाली दे, गाली मतलब जय श्री राम का ध्वनि, जो भी जय श्री राम ध्वनि देगा उसी समय सब लोग अल्लाह की नाम करके शांति की दुआ करना। तो मन बढ़ा दिया। और रेजी नगर में राम भक्त अल्पसंख्यक है, ये लोग पथराव कर दिया। उधर बंगाल में पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बोकारो में बवाल, रामनवमी जुलूस पर पथराव, रामनवमी पर झारखंड के बोकारो से भी हिंसा की खबर आई। जाला गांव में रामनवमी जुलूस निकालने के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी हुई। पथराव के दौरान कई लोग घायल हो गए। बोकारो से आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें एक मोटरसाइकिल में भीषण आग लगती हुई दिखाई दे रही है। वहां हिंसा के बाद तनाव बना हुआ है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। और
और खबरों में आगे बढ़ते हुए राजस्थान में पहले चरण में 12 सीटों पर शुक्रवार को यानी कि कल वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के साथ कांग्रेस भी कुछ सीटों पर जीत की उम्मीद लगाए हुए है। प्रचार का थमा शोर, अब सिर्फ घर घर जनसंपर्क पर जोर। पहले चरण की 12 सीटों पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होने हैं। पहले फेज की 12 सीटों पर इस बार का चुनाव काफी रोचक है। किसान आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित रहे इलाकों में महिला उम्मीदवार उतारकर बीजेपी ने एक ही तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। पहले 5 बार के सांसद निहाल चंद मेघवाल का टिकट काटा और फिर मेघवालों के साथ अरोड़ वंश के मतदाताओं को भी साथ लिया। प्रियंका बैलान का ससुराल अरोड़ वंश समुदाय में है। प्रियंका की सौम्य छवि से भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा श्रीगंगानगर के जिला प्रमुख हैं। 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ज्योति मिर्धा लोकसभा के 2 और विधानसभा के 1 चुनाव हार चुकी है। लगातार 3 हार के बावजूद इस बार ज्योति को जीत की उम्मीद है। पढ़े लिखे वर्ग में ज्योति खासी लोकप्रिय है। हनुमान बेनीवाल लगातार चुनाव जीत रहे हैं। गठबंधन प्रत्याशी होने के कारण बेनीवाल को कांग्रेस के वोट बैंक का भी सहारा लेना पड़ा। इसके अलावा नागौर में उनकी सक्रियता का लाभ भी उन्हें मिलता रहा है। नागौर में नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। चूरू, देवेंद्र झाझड़िया वर्सेस राहुल कसवा। चूरू में बीजेपी ने देवेंद्र झाझड़िया पर दांव खेला है। देवेंद्र खेल के पुराने लेकिन राजनीति के नए खिलाड़ी हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के राहुल कसवा से है। राहुल कसवा के लिए ये चुनाव नाक का सवाल बन गया है, तो चूरू में राजेंद्र राठौड़ की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। अलवर, भूपेंद्र यादव वर्सेस ललित यादव। भूपेंद्र पीएम मोदी के नजदीकी मंत्रियों में शुमार हैं। राज्यसभा सांसद रहते उन्होंने इलाके में काफी काम भी कराए हैं। भूपेंद्र यादव के लिए अमित शाह बड़ी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। अलवर में ईआरसीपी और यमुना का पानी लाने की अमित शाह गारंटी देकर गए हैं। बीजेपी अलवर में एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस को भीतर घात का डर सता रहा है। बीएसपी उम्मीदवार फजल हुसैन ने भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं। ललित यादव वर्तमान में मुंडावर से विधायक हैं। फिलहाल बीजेपी मोदी लहर के दम पर जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रही है। सीकर, स्वामी सुमेधानंद वर्सेस कॉमरेड अमराराम। बीजेपी के स्वामी तीसरी बार चुनावी मैदान में है, तो अमराराम 7वीं बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अमराराम 4 बार के विधायक हैं। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस ने इस सीट माकपा को दी है। बीजेपी अपने मजबूत संगठन मोदी लहर राम मंदिर निर्माण के दम पर फिर जीत के दावे कर रही है, तो अमराराम किसानों की समस्याओं पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। झुंझुनू, शुभकरण चौधरी वर्सेस ब्रिजेंद्र ओला। झुंझुनू लोकसभा भी उन सीटों में शामिल है जहां कांग्रेस और बीजेपी में अच्छी टक्कर होगी। बीजेपी से शुभकरण चौधरी और कांग्रेस से विधायक ब्रिजेंद्र ओला मैदान में हैं। ओला और चौधरी के जरिए दोनों बड़ी पार्टियों ने सामाजिक समीकरणों को भी साधने की कोशिश की है। कांग्रेस का प्रदर्शन भी ब्रिजेंद्र ओला का उत्साह बढ़ा रहा है। दोनों प्रत्याशियों ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी हाथ आजमाया था। झुंझुनू विधानसभा सीट से ओला जीत गए और शुभकरण चौधरी उदयपुर वाटी से हार गए थे। एक और मोदी सरकार की उपलब्धियां तो दूसरी तरफ रामलला का आशीर्वाद। बीजेपी को यकीन है कि जब मतदाता पोलिंग बूथ पर जाएंगे और वोट करेंगे, तब वो इन्हीं मुद्दों के आधार पर कमल के निशान पर बटन जरूर दबाएंगे। मगर कांग्रेस पार्टी भी कुछ सीटों पर कांटे के मुकाबले की उम्मीद कर रही है, पर बीजेपी के कुशल चुनावी प्रबंधन के आगे उनकी दाल कितनी गलेगी, ये देखना बाकी है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और कोटपुतली में लोकसभा चुनावों को लेकर प्रशासन ने शराब ठेके सील करवाए। सील होने के बाद भी देर रात तक शराब बिकती रही। इसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रोक के बाद भी शराब बिक्री को लेकर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ये तस्वीर देखिए, शराब बिक्री पर रोक है, लेकिन इसके बावजूद धड़ल्ले से शराब की बिक्री चल रही है।
और कांग्रेस भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से भले ही किनारा करती हो, लेकिन जोधपुर में लगा कांग्रेस का एक पोस्टर चर्चा का विषय बना है। बताया जा रहा है कि पोस्टर कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा की ओर से लगाया गया है। क्या है इस पोस्टर में, इस रिपोर्ट में देखिए। हम सदा हर व्यक्ति के मन में रहे हैं, हमारे आराध्य देव रहे हैं और उनकी पूजा हिंदू धर्म का प्रत्येक व्यक्ति करता है। जो आज तक इफ्तियार पार्टियां करते थे वो अब रामनवमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं दे रही है। रामनवमी के मौके पर जोधपुर की सड़कों पर लगा ये वही पोस्टर है जिस पर बीजेपी अपने तरीके से कांग्रेस को जवाब दे रही है, तो कांग्रेस अपने अंदाज में बीजेपी पर पलटवार कर रही है। रामनवमी का त्योहार है और पूरा देश और प्रदेश राममय नजर आ रहा है। जोधपुर भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन इस बार जोधपुर में एक आकर्षण का केंद्र बना है ये पोस्टर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिसमें कि श्री रामनवमी की हार्दिक बधाई देते हुए करण सिंह उचियाड़ा नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ इस तस्वीर में अशोक गहलोत भी नजर आ रहे हैं। हालांकि राम सबके हैं यह बात कही जाती रही है, सुनी जाती रही है, लेकिन इस बार लोगों के निशाने पर यह पोस्टर वार नजर आ रहा है। कांग्रेस भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में रामनवमी पर प्रदेश की जनता को बधाई देना बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका दे रहा है। वैसे देखा जाए तो प्रभु राम सभी के हिंदुओं के आराध्य देव है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज तक ये कहती है कि राम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और आज इन्होंने ये राम के पोस्टर लगा के राजनीति शुरू कर दी है। जो आज तक इफ्तियार पार्टियां करते थे वो अब रामनवमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं दे रही है। आज तक हमने कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के मुखिया को, जोधपुर के मुख्यमंत्री को, राजस्थान के मुख्यमंत्री को कांग्रेस के उन्होंने हम इफ्तियार पार्टियां करते हुए देखे हैं। ना कोई नवरात्रि की पूजा में देखा है, ना रामनवमी की पूजा करते हुए देखा है इनको। पोस्टर अब इनको भगवान ने थोड़ी बहुत सद्बुद्धि दी है, इनमें समय लगेगा। वास्तव में जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो जब ये विवादित ढांचे के समय कांग्रेस सरकार थी उस समय गोलियां चलाई थी और आज इस तरह के पोस्टर लगाते हुए इनको थोड़ा सोचना चाहिए। एक काल्पनिक कहते थे उनको, जो रावण वाली जो बात है उन पर भी ये काल्पनिक बातें करते थे। मैं ये सिर्फ ढकोसला इनके लिए है, ये सनातनी कभी नहीं हो सकते। रामनवमी के मौके पर जोधपुर कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा की तरफ से पोस्टर लगाया गया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके साथ नजर आ रहे हैं। पोस्टर में एक तरफ दोनों नेता नजर आ रहे हैं, तो वहीं भगवान राम की तस्वीर के दोनों तरफ ऊपर की ओर कांग्रेस के दूसरे दिग्गज भी दिख रहे हैं। इन बातों पे हम न जाए तो ये अच्छा है। राम काल्पनिक थे या नहीं थे, ये जिन्होंने उठाया या जिन व्यक्तियों ने ये बात की है, ये उनसे पूछा जाएगा। राम कभी भी काल्पनिक नहीं रहे हैं, राम सदा हर व्यक्ति के मन में रहे हैं, हमारे आराध्य देव रहे हैं और उनकी पूजा हिंदू धर्म का प्रत्येक व्यक्ति करता है। कहते हैं तेज आंधी में जो पेड़ नहीं झुकते वो टूट जाते हैं। ये फलसफा राजनीति पर भी लागू होता है। जाहिर है वक्त बदल चुका है, ऐसे में कांग्रेस भी अपनी राजनीति के तौर तरीके बदल रही है। कांग्रेस पर राम विरोधी होने के आरोप अक्सर लगते रहे हैं। ऐसे में इस पोस्टर से बीजेपी को उस पर तंज कसने का मौका मिल गया है। कांग्रेस का भी पक्ष जाना और भाजपा के लोगों ने जो आरोप लगाए थे हमने वो भी सुने। कुल मिलाकर के बात यह है कि इन दिनों राममय माहौल के बीच में दोनों ही पार्टियों के लिए यह माहौल राजनीति से भी प्रेरित नजर आ रहा है। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। और पहली बार चुनाव लड़कर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने भजन लाल शर्मा की प्रसिद्धि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। सोशल मीडिया में भी वो किसी से कम नहीं। पिछले 4 महीने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके फॉलोअर की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश की कमान संभालने के बाद से सीएम भजन लाल शर्मा जहां आम जनता में फेमस हो रहे हैं, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी उनकी एक अलग पहचान बन चुकी है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक वो छाए रहे। पिछले 4 महीने के आंकड़े पर गौर करें तो सोशल मीडिया पर उनके फॉलोवर्स काफी तेजी से बढ़े, चाहे एक्स हैंडल हो या फिर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश महामंत्री रहने तक भजन लाल शर्मा के फॉलोवर्स की संख्या हजारों में थी। इंस्टाग्राम की बात करें तो मुख्यमंत्री बनने से पहले तक उनके फॉलोवर्स महज 7,400 फॉलोवर्स थे,
जबकि एक्स पर 26,000 फॉलोअर्स थे। लेकिन सीएम बनने के बाद हालात बदल चुके हैं। इंस्टाग्राम पर 8,20,000 से ज्यादा लोग सीएम भजनलाल शर्मा को फॉलो कर रहे हैं, तो वहीं एक्स हैंडल पर उनको फॉलो करने वालों लोगों की संख्या 2,74,000 से ज्यादा है। वहीं फेसबुक पर 5,28,000 उनके फॉलोअर्स हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश का जैसे ही कार्यभार संभाला कई बड़े फैसले लिए, जिसमें PKC ERCP लिंक परियोजना, शेखावाटी के लिए यमुना का पानी लाने का फैसला या फिर पेपर लीक माफियाओं पर सरकार का कड़ा रुख, इन सब फैसलों ने प्रदेशवासियों के बीच एक नई पहचान उनकी बनाई, जिसका असर जनता के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी देखने को मिला। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको गांधीनगर लिए चलते हैं। गांधीनगर में अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। गांधीनगर के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो किया जाना है। तस्वीरें सीधे इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कल पहले चरण का मतदान होना है और उससे पहले तैयारियां सभी पार्टियों की ओर से की जा रही हैं ताकि उनके पक्ष में माहौल बन सके। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जहां लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं ये तस्वीर गांधीनगर से इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर मोदी की गारंटी का जिक्र किया जा रहा है। बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स लगे हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि मोदी के गारंटी के नाम पर लोगों से वोट देने की अपील की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी प्रत्याशियों को पत्र लिखकर ये कहा है कि वो जब भी लोगों के बीच जाएं उन्हें मोदी की गारंटी जरूर बताएं। तो हाथों में भगवा झंडा लिए, बीजेपी का झंडा लिए बड़ी संख्या में वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी दिखाई दे रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर चुनावी रण में अमित शाह नजर आ रहे हैं रोड शो करते हुए, और जबरदस्त उत्साह वहां पर मौजूद लोगों में इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो 7 विधानसभा की क्षेत्र जहां पर अमित शाह का ये रोड शो गुजरने वाला है, और जहां जहां से अमित शाह गुजर रहे हैं उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। तो 2 अलग अलग तस्वीरें इस रोड शो से जुड़ी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव के रण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनीति के चाणक्य अमित शाह चुनावी शंखनाद करते हुए नजर आ रहे हैं। भीड़ देखिए जरा, जिधर भी नजर घुमाइए सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों का सैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है। 2 तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि कैसे रोड शो आगे बढ़ रहा है, और इस रोड शो के साथ साथ लोग भी अमित शाह का समर्थन कर रहे हैं। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। राजसमंद से खबर है, केलवाड़ा कस्बे में स्थित चारभुजानाथ मंदिर में बीती रात रामनवमी के अवसर पर 2100 दीपक की महाआरती की गई। 2100 दीपक की रोशनी से पूरा मंदिर जगमगा उठा। महाआरती में बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालुओं ने भी हिस्सा लिया। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रामनवमी का पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जब देश भर में दीप जलाए गए, राजसमंद से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां पर रोशनी से पूरा मंदिर जगमगा उठा। आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए। कुल 2100 दीपक की रोशनी से मंदिर को सजाया गया। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। फूलोदय दुर्गा माता मंदिर में मधुमक्खियों ने हमला किया, जहां पर भगदड़ मच गई। कई लोग मधुमक्खियों के हमले की चपेट में आए। घायलों में से 4 लोगों को अस्पताल भी भर्ती कराना पड़ा। तो लोग पूजा पाठ कर रहे थे, फूलोदय दुर्गा माता मंदिर में दर्शन के लिए गए हुए थे, और इसी दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। हमले में कई लोगों के घायल होने की सूचना है, जबकि 4 लोग गंभीर घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाना पड़ा। जब मधुमक्खियों ने हमला किया तो उस दौरान मंदिर में भगदड़ जैसी स्थिति भी बन गई। लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आए, और इसमें कई लोग घायल भी हो गए हैं। जो लोग ज्यादा घायल हुए हैं, जिनमें 4 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्हें मधुमक्खियों ने डंक मारा है, उन्हें इस वक्त अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। झुंझुनू से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया।
और चूरू से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। पेड़ से अनियंत्रित बस टकरा गई। यात्रियों से यह बस भरी पड़ी थी। रोडवेज बस पेड़ से टकरा गई। रोडवेज बस में कुल 65 यात्री सवार थे। ढाणी लाल सिंहपुरा के पास यह दुर्घटना हुई। तारानगर से जयपुर की ओर ये रोडवेज बस जा रही थी, जो बीच रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गई। हादसे में यात्रियों को हालांकि मामूली चोटें ही आई हैं, जो बड़ी राहत की बात है। सड़क पर आवारा पशु के आने से बस अनियंत्रित हुई। रोडवेज बस को जुगल सिंह ड्राइवर चला रहा था, जिसने चालाकी से लोगों की जान बचाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।